ओम ओम ओम। आज हम ल्यूसेंट का जो स्टूनिस्ट समान ज्ञान है उस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव जीके का जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे। और ये वीडियो आज का लगभग छठा वीडियो है। ठीक है, और ये पेज नंबर हम देखेंगे कितना, 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को, 51 से लेकर 60 तक जो भी प्रश्न आएगा बीच में उन सबको देखेंगे। पेज नंबर 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे या बीपीएससी, पीटी या अभी जो बीपीएससी टीचर वाला के एग्जाम होने जा रहा है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतिहास का प्रश्न है, पेज नंबर 51 से लेकर 60 तक। ठीक है, ये लगभग ये छठा वीडियो है इस सीरीज का। ठीक है, शुरू करते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की पहली लड़ाई 1191 किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और मोहम्मद गोरी की हार हुई। निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी विजिट प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तराइन के दूसरी युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान के हाथों से। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के किस सुल्तानों को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक था रजिया सुल्तान। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी।
निम्न में से कौन अपने को बुद्ध सिकन या मूर्तिभंजक कहता था? महमूद गजनवी। कौन अपने आप को बुद्ध सिकन या मूर्तिभंजक कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? यामीन उल दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिलत मुसलमानों का संरक्षक। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? महमूद गजनवी ने ईमान उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ एवं अमीन उल मिलत यानी मुसलमानों का संरक्षक का उपाधि धारण किया। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया? हिंदूशाही और ब्राह्मणशाही के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध में किया? हिंदूशाही और ब्राह्मणशाही के विरोध में। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर ओहिंद व हिंद। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर ओहिंद व हिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध में। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया? जयपाल ने। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश से। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनाम का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनाम का लेखक फिरदौसी यह शामिल नहीं था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल था किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी, तारीख ए यामनी का लेखक उतबी और तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक वयहाकी शामिल है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल है किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी, तारीख ए यामनी का लेखक उतबी, तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक वयहाकी शामिल है। महमूद गजनवी के साथ है। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सोता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सोता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। पेज नंबर 52 को देखेंगे। निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ है बहलोल लोदी का। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। सुमिलित कीजिए सूची को सूची 2 से। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था। मलिक कफूर 1000 दिनारी भी कहलाता है था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहलाता था। मलिक कफूर 1000 दिनारी भी कहलाता था।
अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंश उखाड़ फेंका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंश उखाड़ फेंका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंश उखाड़ फेंका। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। अब किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल की एवं खगोल विज्ञान एवं दर्शन की। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल की, खगोल विज्ञान एवं दर्शन की। अल-बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मुहम्मद। अल-बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मुहम्मद। अल-बेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा। अल-बेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद के। वह हिंद का युद्ध 208 से 209 में किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच। वह हिंद का युद्ध 208 से 9 में किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच। किस सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियंत्रित किए, सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व के अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा, जो सभी सही है। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र का सैयद। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र का सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासन वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये एकदम गलत है। रजिया सुल्तान के बारे में गलत है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, गलत है।
रजिया सुल्तान के बारे में सही है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, एकदम सही है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, एकदम सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली का सुल्तान बनी, एकदम सही है। उसने बख्शी सरदार मलिक याकूत को नायाब मलकीत के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाब मलकीत के पद पर नियुक्त किया, एकदम सही है। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सत्य है। बलबन उसने 40 दल चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया, एकदम सही है। बलबन ने 40 दल या चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया, एकदम सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, एकदम सही है। बलबन ने कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, सही है। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, एकदम सही है। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, दो नंबर में खलजी वंश और 3 नंबर में आएगा तुगलक वंश और 4 नंबर पर में आएगा सैयद वंश और लास्ट में आएगा लोधी वंश। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, फिर आएगा खलजी वंश, फिर आएगा तुगलक, 4 नंबर पर आएगा सैयद वंश और लास्ट में आएगा लोधी वंश। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, फिर खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में आएगा लोधी वंश। इस पर इसका आंसर बी होगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उतर रही भारत एक केंद्रीय सत्ता का अधीन हो गया है, ये नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों में कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उतर रही भारत एक केंद्रीय सत्ता का अधीन हो गया, ये नहीं हुआ। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया, एकदम सही है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया, एकदम सही है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, सही है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, सही है। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण था? उनके समाज के पृथकतावादी एवं अनुदार होना, सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी सही है। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने का निम्नलिखित कारण थे। तुर्कों द्वारा राजपूतों क्यों पराजित हुए? उनके कारण यह है कि उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था था एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति था, ये सभी कारण था। इस पर इसका आंसर सी होगा। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? सबसे पहले आएगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आएगा आराम शाह, फिर आएगा कौन? इल्तुतमिश और लास्ट में आएगा रजिया सुल्तान। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न क्रम है। सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आएगा आराम शाह, फिर आएगा इल्तुतमिश और लास्ट में आएगा रजिया सुल्तान। गुलाम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर आराम शाह आएगा, फिर इल्तुतमिश आएगा और लास्ट में रजिया सुल्तान आएगा। इस पर इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। निम्न को सम्मिलित कीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्स कहलाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग को खुम्स कहते थे। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग को खुम्स कहते हैं। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता है। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता है। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता है। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता है, जो हर मुसलमानों को लगभग 2.5% जकात के रूप में देना पड़ता है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये सत्य नहीं है। इब्राहिम लोदी के बारे में सत्य नहीं है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये सत्य नहीं है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में सही है कि क्रूर एवं निरंकुश शासक था, एकदम सही है। अफगान अमीरों
की खिलाफत था, सही है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया, ये भी सही है। इब्राहिम लोदी के बारे में सही है। इब्राहिम लोदी ने क्रूर एवं निरंकुश शासक था। अफगान अमीनों के खिलाफत था इब्राहिम लोदी। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही है। अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। अमीर खुसरो के बारे में सत्य है। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। एवं अमीर खुसरो ने ख्याल गायकी का आविष्कार भी किया। अमीर खुसरो ने ख्याल गायकी का आविष्कार भी किया, ये भी सही है। किस सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण एवं अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, सही है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे: दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण एवं अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये सभी कारण थे। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। निम्न में किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी। किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संस बनी वंश के। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संस बनी वंश के। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र एवं मुइजुद्दीन एवं मोहम्मद बिन शाम के नाम से। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी को मुइजुद्दीन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी को मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, करमाथी शासक के विरोध है। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, करमाथी शासक के विरोध में किया। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था भटिंडा, टाबरहिंदा। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल में था भटिंडा, टाबरहिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध है। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के विरोध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरोध हुआ? पंजाब के खोखर के विरोध में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? वी.ए. स्मिथ का। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन है वी.ए. स्मिथ का, जो इतिहासकार है। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203 ईस्वी में, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम का आक्रमण 1206 ईस्वी में किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था।
बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। पेज नंबर 54 को देखेंगे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। निम्न में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक है। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमानों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां का। निम्न में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खम्स एवं उस्र नहीं, मुक्तई। आंसर डी होगा। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स एवं मुक्तई। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स एवं मुक्तई। तुगलकनामा का रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मुसलमानों मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खामिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी तांबा के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी फिर चांदी तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खरी बोली के। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खरी बोली के। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें। जीतल और टंका। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं का मुद्रा था जीतल एवं टंका। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्रा था जीतल एवं टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित थे राज्य कानून। जवाबित थे राज्य कानून।
निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, सही है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, एकदम सही है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सूची 1 तथा सूची 2 को का सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में लेखक है, उसके पुस्तक है जियाउद्दीन बरेनी की पुस्तक है तबकात ए अकबरी, ना तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी के पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी के पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी के पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी के पुस्तक है ताजुल मासिर। हसन निजामी के पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। हसन निजामी के पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। और मिनहाज उस सिराज के पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज के पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज के पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी का पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। रक्तिका संस्कृत नाम है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। रक्तिका संस्कृत भाषा है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। निम्न में किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण मंगोल आक्रमण का भय था।
निम्न में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत के प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत के प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्न में किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्न में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश को। किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश को। किस सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी आया। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक नया अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। एकदम सही है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गया थी और बहुत से लोग मर गए थे। सही है। उस समय दिल्ली था एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गया था और बहुत से लोग मर गए थे। इसी कारण से जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली छोड़ दिया था और 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। इस तरह से इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और जो है ए का सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान बंदगान ने तुगलक ने शुरू किया। दीवान बंदगान तुगलक ने शुरू किया। दीवान बंदगान तुगलक ने शुरू किया। सही है। सल्तनत काल में खवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। और पेज नंबर 56 को देखेंगे। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। सही है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में उपखंड विभाजित कर दिया गया था। ये भी सही है। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। भारत में तुर्की प्रधान। सही है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। सही है।
सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड के विभाजित कर दिया था। इसी कारण से प्रारंभ में भारत में जो तुर्की प्रशासन का सैनिक क्या था वो प्रधान था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ, ये दोनों सही है और जो आर है वो ये क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल ए इलाही का। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल ए इलाही का। निम्न में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तान गधी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश ने। निम्न में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तान गढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है नागौर जोधपुर में। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है नागौर जोधपुर में। जिसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। निम्न में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रैहान ने। कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रैहान ने। किसने चहलगामी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। किसने चहलगामी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। किसने राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खा का विद्रोह और दमन किया? बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खा का विद्रोह और दमन किया? बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना एवं मंगोल आक्रमणों को रोकना। दोनों। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना एवं मंगोल आक्रमणों को रोकना। इसका आंसर सी होगा, जो दोनों सही है। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पबोस पाव को चुमना को की परिपाटी चलाई? बलबन ने। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पाव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब का। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन से। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? बलबन से। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने। किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। कारा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह। कारा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह। दिल्ली के एक दरवेश सीढ़ी मौला का षड्यंत्र। दिल्ली के एक दरवेश सीढ़ी मौला का षड्यंत्र। उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना। 9 मुसलमान उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ये सभी सही है। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटना है। ये सभी।
दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में। दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में हुआ था। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खलजी को। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का दिल्ली के किस सुल्तान को श्रेय प्राप्त है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था अली गुरसाब्स। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था अली गुरसाब्स। अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के दौरान खंबात में किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया? मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान में खंबात में से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के द्वारा। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल व मदुरा। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से ईस्वी से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायान को रजाऊ का राजा को उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। देवगिरी के शासक रामचंद्र को। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायान रजाऊ का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी। किसने कहा मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकारी है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क के। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क के कहने पर। किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंस जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध एवं अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? अलाउद्दीन खलजी ने। किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंस जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? अलाउद्दीन खलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खलजी ने। किसने सैन्य
शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक की प्रथा का प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भूमि अनुदानों की समाप्ति की सही है। मुकदमों, खूतों व चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवार एवं मुश्तक खराज की स्थापना की सही है। विश्वा के आधार पर भूमि के पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित किया अलाउद्दीन खिलजी ने, यह भी सही है। ज़कात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित की, यह भी सही है। इस पर इसका आंसर बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में सही है। भूमि अनुदानों की समाप्ति की सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुकदमों, खूतों व चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुश्तक खराज की स्थापना की सही है। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित किया सही है। ज़कात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सर-ए-अदल किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। सर-ए-अदल किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित श्री का किला, श्री फोर्ट, हजार सतून राजमहल, हजार खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। दिल्ली स्थित श्री का किला, श्री फोर्ट, हजार सतून राजमहल, हजार खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर, तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक के। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर, तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक के। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक के। सूची है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों एवं सूची 2 में है राज्यों के संस्थापक को सम्मिलित कीजिए। मदुरा माबर राज्य की स्थापना किया जलालुद्दीन अहसान शाह ने। मदुरा माबर की स्थापना किया जलालुद्दीन अहसान शाह ने। मदुरा माबर की स्थापना किया जलालुद्दीन अहसान शाह ने। विजयनगर की स्थापना किया हरिहर एवं बुका ने। विजयनगर की स्थापना किया हरिहर एवं बुका ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हरिहर एवं बुका ने। औरंगर राज्य की स्थापना किया कन्हैया ने। औरंगर राज्य की स्थापना किया कन्हैया ने। औरंगर राज्य की स्थापना किया कन्हैया ने। बहमनी राज्य की स्थापना किया हसन गंगू ने। बहमनी राज्य की स्थापना किया हसन गंगू ने। बहमनी राज्य का स्थापना किया हसन गंगू ने। और ये सभी राज्य बनाए एवं इसी सब स्थापना किया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति मोहम्मद बिन तुगलक का है। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है।
यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति मोहम्मद बिन तुगलक का है। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ढट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई है? ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई है ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई है ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को वकील सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायी करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायी करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमिकर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक ने। निम्न में किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमिकर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। और पेज नंबर 58 को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। ये गलत है। योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। ये गलत है। सही है। अल-बिरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवद गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वावलोकन के रूप में की है। सही है। अल-बिरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवद गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वावलोकन के रूप में की है। एकदम सही है। अल-बिरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। एकदम सही है। अल-बिरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। सही है। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। सही है। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। ये भी सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम था टेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था टेमुचिन। निम्न में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने। किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने। निम्न में किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंश के काल में। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गाँव के प्रधान के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गाँव के प्रधान के लिए। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। खरीदार कौन थे? फरमानों
को भेजने वाला अधिकारी। खरीदार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अब पढ़ेंगे सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी में। और खंड 2 है विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा सल्तनत काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर का व अन्य प्रांतीय काल पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इस वंश एवं संस्थापक। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुका ने की। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुका ने की। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। आर्यवीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया। आर्यवीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया। आर्यवीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री। और 2 में तत्कालिक शासक। विजयनगर दुआर्ते बारबोसा 1500 से 1516 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। इसमें तक शासक था कृष्णदेव राय। दुआर्ते बारबोसा 1506 से 1516 ईस्वी तक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भ्रमण किया। डोमिगो पाएस पीज 1520 से 1522 ईस्वी कृष्णदेव राय के काल में। डोमिगो पाएस या पीज 1520 से 1522 में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फरगनाओ नुनीज 1535 से 1537 में अच्युत देव राय के काल में। फरनाओ नुनीज 1535 से 1537 ईस्वी में अच्युत देव राय के काल में। सीजर फ्रेडरिक 1567 से 68 ईस्वी में सदाशिव राय के काल में। सीजर फ्रेडरिक 1567 से 1568 ईस्वी में सदाशिव राय के काल में भ्रमण किया। ये सभी विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री था। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। इतावली यात्री निकोला द कोंटी 1420 ईस्वी से 21 में किस विजयनगर सम्राट शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम के। इतावली यात्री निकोला द कोंटी 1420 से 21 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम के। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक के 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय के। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 से 44 ईस्वी में किन विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय के हैं। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली के। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवनमलै, चिदम्बरम और श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय प्रथम। कृष्णदेव राय। हम्पी, तिरुवनमलै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के पहला और राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुका के पिता का नाम संगम था।
विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुका के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुका ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। हरिहर एवं बुका ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम माधव विद्यारण्य था। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य के साथ है। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य के साथ है। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? हरिहर एवं बुका के। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? हरिहर एवं बुका के। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। और पेज नंबर 59 को देखेंगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुका का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुका का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। बुका प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विजय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुका प्रथम के पुत्र कंपराय को। बुका प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुका प्रथम के पुत्र कंपन राय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम। निम्न में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारंगल का क्षेत्र। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारंगल का क्षेत्र। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटेकर थी? देवराय द्वितीय की। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटेकर थी? देवराय द्वितीय के। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवनाराज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवनाराज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? कृष्णदेव राय ने। किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेव राय ने। किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीय संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली
अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। सही है। कृष्णदेवराय के शासन काल में पहली बार विजयनगर व पुर्तगालियों के साथ मैत्रीय संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पाए। ये सभी सही है। और लास्ट का आज पेज है 60, पेज नंबर 60 है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के विरोध। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के विरोध। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवंश का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। अठवंश का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। वह युग में जो सुन्नित नहीं है को इंगित करता है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत है। बाज बहादुर मालवा के थे। सही। बाज बहादुर मालवा के थे। सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा के थे। कुतुब शाह गोलकुंडा के थे। सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के है। सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के। सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के। सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा का। सही है। बाज बहादुर मालवा का। सही है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ढूंढें। सूची में राजवंश राज्य। आदिल शाही राजवंश बीजापुर में था। आदिल शाही राजवंश बीजापुर में था। आदिल शाही राजवंश बीजापुर में था। कुतुब शाही राजवंश गोलकुंडा में था। कुतुब शाही राजवंश गोलकुंडा में था। कुतुब शाही राजवंश गोलकुंडा में था। सही है। निजाम शाही राजवंश अहमदनगर में था। निजाम शाही नगर अहमदनगर में था। निजाम शाही वंश अहमदनगर में था। सही है। इमाद शाही वंश बरार राज्य में था। इमाद शाही राजवंश बरार राज्य में था। इमाद शाही राजवंश बरार राज्य में था। सही है। इस पर क्या होगा? डी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किन स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थी? विजयनगर राज्यकाल में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थी? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? टालीकोटा का युद्ध है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? टालीकोटा का युद्ध है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना तेलुगु भाषा में की। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेधत्रा। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेधत्रा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? कृष्णदेव राय के। किसके शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पुस्तक एवं लेखक। मनुचरितम के लेखक अलासनी पेधत्रा है।
मनुचरितम के लेखक अलासनी पेढ़त्रा है। मनुचरितम के लेखक अलासनी पेढ़त्रा है। पारिजात अपहरणम के लेखक नंदी टिमाया है। पारिजात अपहरणम के लेखक नंदी टिमाया है। पारिजात अपहरणम के लेखक नंदी टिमाया है। पांडुरंग महामत्य के लेखक तेनालीराम रामकृष्ण है। पांडुरंग महामत्य का लेखक तेनालीराम रामकृष्ण है। पांडुरंग महामत्य के लेखक तेनालीराम रामकृष्ण है। अमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेव राय है। अमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेव राय है। अमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेव राय है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। कृष्णदेव राय ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं कराया? मीनाक्षी मंदिर का कृष्णदेव राय ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया। कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर एवं हजार रामा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया है। कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर एवं हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्त माल्यद में। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्त माल्यद में। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। जब राजा वोडेयार ने तैमूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। इस प्रकार से आज का जो ये लिसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके का जो प्रश्न था हिस्ट्री का ये ख़त्म हो चुका है। जो पेज नंबर कितना है 51 से लेकर 60 तक था, ये ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, ज़्यादा नहीं, एग्जाम से पहले 1-2 बार देख लीजिएगा, अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और मन से पढ़िए और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा करेगा। और अच्छा लगे तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट।